हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 बहुत ज़्यादा लेंथी था, इसलिए हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो कल की क्लास आपको मिल गई होगी। आई होप आप लोगों ने ज्वाइन की होगी। तो आज जो है, आज हम लोग क्लास नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो बात कही गई, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलना मतलब चलाना, तो इस पे कैसे ग्रामीण क्षेत्र पर जो अंग्रेज लोगों का शासन हुआ, कैसे क्या खेती स्टार्ट हुई, जो नील की खेती है वो कैसे करना स्टार्ट हुई, तो इस सब बारे में इस चैप्टर में गिवन है। क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में दिया था कैसे अंग्रेज लोग बाहर मतलब भारत आए, कैसे यहाँ पे अपना शासन स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया, तो इस बारे में उस चैप्टर में गिवन था। लेकिन इस चैप्टर में जो दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन मतलब चलाना, उनका कैसा, उनका जो था ग्रामीण लोगों पर कैसे उन्होंने अपना शासन किया, तो इस बारे में दिया गया है। ये जो थ्योरी चल रही है क्लास 8 की है। चैप्टर नंबर 3 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। 2 चैप्टर हो चुके हैं। क्लास 6 एंड 7 की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। जितने भी कैंडिडेट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर 2 एंड साथ ही साथ बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप ये 5 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जीके जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो आपको 2 बजे क्लास मिलती है वो बीपीएससी की ही होती है। उसमें हम लोग एससीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो उसमें ज्योग्राफी चलने लगा है। चैप्टर नंबर 2 भी उसमें कंप्लीट हो चुका है, तो ये भी ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ 5 बजे वाली क्लास ज्वाइन करिएगा, आपका जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर आज का। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बने बैठे हुए हैं, ये मुगल बादशाह हैं। इन्हीं के साइड में जो है रॉबर्ट क्लाइव मतलब खड़े हुए हैं, आपस में बातचीत हो रही है। तो ये जो है, ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी दीवान जो बनाई गई थी, इसके बारे में। कंपनी जो दीवान बनाई गई 12 अगस्त सन 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया था। यानी कब किया था? 12 अगस्त सन 1765 को। इस बात की पूरी संभावना थी कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्रों में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि कोई समारोह हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, लग रहा है कि कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई समारोह चल रहा है। आगे चलते हैं। ठीक है, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आन जाना अंग्रेजों के लिए एक निश्चित ही बड़ी घटना थी, क्योंकि बंगाल की दीवानी यानी बंगाल पर उनका पूरा कंट्रोल आ जाना अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही बड़ी मतलब जो घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरतों की चीजें जो थी खरीदनी और बेचनी रहे, क्योंकि इंसान जो है वो यही नहीं कि खरीदेगा ही या फिर बेचेगा, उसको आयात और निर्यात दोनों करने थे। आगे चलते हैं। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। यानी धीरे धीरे उनको ये भी फील हुआ कि अब हमको सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत करना था जो गांव देहात में पहले शासन जो था चला चुके थे, और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था, क्योंकि उनको ध्यान में रखना था। ऐसे लोग जो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रण करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यानी उन पर कंट्रोल तो कर सकते थे, बट उनको एकदम से खत्म नहीं कर सकते थे। यह काम कैसे होगा, इसका अध्याय यहाँ हम लोग चलते हैं। अब कंपनी की आमदनी, जो कंपनी की आमदनी थी, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कंपनी जो थी, कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लाना तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि नियमित जो व्यवस्थाएं थी वो करने में उसको दिक्कत हो रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज्यादा से ज्यादा जो है राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशम कपड़े खरीदे। यानी वो ये चाहती थी कि हमको कम मूल्य पर जो है वस्तुएं मिल जाएं, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा महंगी कीमत पर उसको बेचें। इसी कारण इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजें का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था। सन 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन के सोने और चांदी की आयात करती थी।
यानी ब्रिटेन से ये जो था सोने और चांदी का निर्यात आयात होता था और इन चीज़ों के बदले सामान जो था खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया था कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। यानी वहाँ की जो आर्थिक स्थिति वो धीरे-धीरे क्या हो रही थी? छीड़ होती जा रही थी। कारीगर गाँव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को ज़बरन बेचनी पड़ रही थी। यानी कि अगर आप नहीं दे पा रहे थे, देना नहीं चाहते थे, तब भी आपको देनी पड़ रही थी चीज़ें और कम कीमत पर, क्योंकि कंपनी जो थी वो कम कीमत पर लेकर उससे 2 गुना मूल्य पर उसको बेच रही थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे क्योंकि उनको लगान भी देना होता था। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने लगी। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र का शासन है। यहाँ पे लोग अपना जो था बेचा करते थे। ठीक है, तो ये ग्रामीण लोग जो थे वो अपना बाजार वगैरह ऐसे लगाते थे। दिशा में बढ़ रही थी। सन 1707 सन 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दी। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। तो कब अकाल पड़ा था? सन 1770 में पड़ा था। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं खेती में सुधार की ज़रूरत। तो इसमें क्या कहा गया? यानी खेती में जो था वो कैसे सुधार हुआ? अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है, क्योंकि जो कंपनी थी वो डूब रही थी। तो इन्होंने क्या सोचा कि अब हम क्या करें, धीरे धीरे करके खेती में जो है अपना लगाएं, काम करें और उसमें जो निवेश लगा के फिर उसमें खेती में सुधार किया जा सके। यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। यानी 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने सन 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। कब किया था? सन 1773 में, सॉरी सन 1793 में जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों और जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने की जिम्मा सौंपा गया। यानी इन लोगों को लगान लगाने और कंपनी से राजस्व वसूलने का जिम्मा सौंप दिया गया। उन्हीं की ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह है कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उनकी नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। यानी उनको ये फील हो रहा था कि नियमित रूप से उनका जो राजस्व वो मिलेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसीलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। अब बात करते हैं जो समस्या, यानी समस्या क्या रही। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी जो है समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था, उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी, क्योंकि जो कंपनी थी उसने राजस्व बहुत ज़्यादा लगा रखा था। ठीक है, तो जो किसान लोग थे उनको देने में दिक्कतें हो रही थी। तो क्या हुआ, उसमें भी उनको दिक्कतें आ रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमीन जो थी वो छीन ली जाती थी। यानी जो कंपनी थी वो उसकी जमीन छीन लेती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी जो थी बकायदा जो है नीलाम कर चुकी थी। यानी जब पैसा ही कर वसूल ही नहीं देंगे कर पा रहे थे जो जमींदार लोग थे, तो उनकी जमीन ही ये लोग ले लेते थे। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालत बदल चुके थे। बाजार में कीमत बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने तय कर दिया था कि इतना राजस्व हमको हमेशा चाहिए। अगर खेती में पैदावार अच्छी हो रही, फसल अच्छी है, तो उससे उनको कोई फायदा नहीं फर्क पड़ता था। उन्होंने ये तय किया था कि आप कहीं से भी लाइए, इतना राजस्व हमको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब 19वीं शताब्दी आई तो जो खेती थी वो अच्छी होने लगी, यानी उसमें विस्तार हुआ। आगे चलते हैं। क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने
उनमें से कुछ तो बंदोबस्त की शुरुआत सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे, जो बेच रहे थे। अब उन्हें भी बिना परेशान और निवेश का खतरा उठाए, यानी कुछ लोग तो अपनी जमीन ही खो चुके थे क्योंकि वो कर ही नहीं दे पा रहे, मतलब राजस्व ही नहीं दे पा रहे थे, तो जो जमीन थी उनकी नीलाम हो जा रही थी। आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। अब जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल करते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह जो थी व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था, जो जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पशुचैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, यानी जो उनकी जो जमीन होती थी उससे क्या उनको बेदखल कर दिया जाता था, क्योंकि वो जो कर था वो चुका नहीं पाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नई व्यवस्था आई, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। ठीक, आगे चलते हैं। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो, तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए होल्ट मैकेजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे सन 1822 में लागू किया गया। तो ये जो नई व्यवस्था थी उसे उत्तरी पश्चिम प्रांतों में लागू किया गया सन 1822 में। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों में रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक-एक खेत के अनुमानित राजस्व को छोड़कर हर गांव या ग्राम जो था समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जा रहा था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी। यानी क्या किया गया, फिर धीरे, क्योंकि पहले इन्होंने फिक्स कर रखा था कि इतना राजस्व आपको देना पड़ेगा, लेकिन जब ये कंपनी आई तो इन्होंने क्या किया, 1822 में इन्होंने नया रूल लागू किया। इन्होंने कहा कि जो समय के साथ इसमें संशोधन होगा, यानी बदलती रहेंगी, जो कर है ये बदलता रहेगा। आगे चलते हैं। राजस्व इकट्ठा करने और उस कंपनी को अदा करने का जो जिम्मा था जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो ये जो महालवारी बंदोबस्त है, ये अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो जो गांव का कर होता था, यानी जो गांव का जो कर होता था उसको अब क्या किया गया, जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। ठीक है, अब चलते हैं मुनरो व्यवस्था जो रही इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ का नाम दिया गया। यानी जो मुनरो व्यवस्था थी वहां पे जब नई व्यवस्था पनपी तो उसे क्या नाम दिया गया, रैयतवाड़ की व्यवस्था का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टपस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका यह तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन के पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये हर एक नए तरीके से अपना जो था विकास करना चाह रहे थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, सब कुछ ठीक नहीं था। तो यहाँ चलते हैं, यूरोप के लिए जो फसलें थी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि यहाँ यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की
जा सकती हैं। यानी इनको क्या समझ में आया धीरे धीरे, जो राजस्व है केवल राजस्व ही प्राप्त नहीं कर सकते बल्कि धीरे धीरे क्या करके फसलें भी जो हैं उनको भी हम पैदा कर सकते हैं। 18वीं सदी की आखिरी तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। यानी जब धीरे धीरे क्या आया, 18वीं शताब्दी आई तो उन्होंने कंपनी ने मतलब जो अफीम था और नील की खेती शुरू करवा दी। इसके बाद लगभग सन 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र हुआ पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। ठीक है, तो ये मतलब थी कि इनको ये मतलब लोगों को मजबूर करते थे कि ये फसलें तैयार करें। अब जो ये देख रहे हैं चित्र जो बने हुए कलमकारी जो छपता था, ये जो है 20वीं सदी की है। ऐसे ही मतलब ये प्रिंट होते हैं। और ये 19वीं सदी की है, मारिस कॉटन जो है छाप है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि कहाँ की ये छपाई जो है। तो जो आपकी कलमकारी छपाई है ये जो है आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में इसकी प्रिंट होती है। और यहीं पे जो दूसरी है वो ब्रिटेन की है। ठीक है, ये ब्रिटेन में छपती है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश, वो ब्रिटेन की है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इन छापों को आपको जो नील रंग दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब यहाँ चलते हैं। भारतीय नील की मांग क्यों की, मतलब क्यों थी कि जो भारतीय थे उनकी नील की जो मांग वो आखिर क्यों रही, इसके बारे में देख लेते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था। 13वीं सदी तक मतलब इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादन कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी क्योंकि बहुत ही कम उपलब्ध हो पाता था, तो इसलिए उसकी जो कीमत थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनों और नील रंग बनाने के लिए ओड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। जो ओड था पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में मतलब उगता था, इसीलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप को ओट उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। आगे चलते हैं। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील के बहुत चमकदार जो था नीला रंग मिलता था, जबकि ओट से मिलने वाला जो रंग बेजान और फीका होता था। यानी जो ओट था उससे जो रंग मिलता था वो इतना ज़्यादा चमकीला नहीं होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकार को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो ने फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागवान सामने आ गए। यानी क्या हुआ, फिर धीरे धीरे करके उत्तरी अमेरिका में भी लोगों ने खेती जो है नील की करनी शुरू कर दी। 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग में बढ़ गए। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था। यानी क्या हुआ, धीरे धीरे औद्योगिकरण जो था ब्रिटेन में शुरू हो चुका था। उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की जो थी रंगाई मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका में मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों में बंद हो गई। सन 1783 से लेकर सन 1789 के बीच दुनिया का नील जो था उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत का तलाश कर रहे थे। यानी क्योंकि वो जो नील था वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो अब वो किसी और की तलाश में थे कि आखिर कैसे जो है इससे छुटकारा पाया जाए। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढ रही थी, क्योंकि यूरोप से उसको नील नहीं मिल पा रही थी। तो क्या चाह रही थी कि भारत में ही जो नील की खेती शुरू कर दी जाए। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। यानी बंगाल में जो है नील की खेती शुरू हो गई थी 18वीं शताब्दी में, ये ध्यान रखना। बंगाल में पैदा होने वाली नील दुनिया के बाजारों में छा गया।
सन 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। सन 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। यानी सब जब 1810 आया तो 95% भाग हो गया जो भारतीय का था नील की खेती में। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यापारिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने लगे, अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगाए, क्योंकि नील की जो खेती थी उनसे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो पा रहा था। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार थी। यानी जिनके पास अगर पैसा उपलब्ध नहीं था कि वो खेती कर पाए, तो उनको कंपनियां जो थी वो कर्जा भी देती थी। नील खेती कैसे होती है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट। तो जो नील की खेती है, नील की खेती दो मुख्य तरीके से है, निज और रेती। निज जो होती है, निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करते हैं, तो ये इसको कहते हैं निज खेती। और वहीं पे जो होती है वह जमीन जिसमें खरीद लेते हैं या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते हैं और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते हैं। निज खेती की समस्याएं क्या रहती हैं? गुलाम जो होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती है, उसे अपने मालिक का काम करना होता है। तो ये ध्यान रखना गुलाम किसे कहते हैं। अब निजी खेती की समस्याएं क्या रहती हैं? बागवान मालिकों को निजी खेती का क्षेत्रफल जो है फैलाने में मुश्किलें आ रही थी। नील की खेती केवल उपज जमीन पर की जा सकती थी, उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा लोगों ने उस पर आबादी कर रखी थी। यहाँ यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ पर लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह जमीन उन्हें कहाँ से मिल सकती? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा होता जा रहा था। मजदूरों का जो था इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागवान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त होते थे। तो जो किसान लोग होते थे, जब नील की खेती में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ रही होती थी, मजदूरों की, तो जो धान की खेती थी वो उसमें बिजी होते थे। बड़े पैमाने पर नील की खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना और उसका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिरी तक बागान मालिक निजी खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी, बल्कि जमीन जो थी वो रैयत व्यवस्था के अंतर्गत थी। तो जो निजी खेती होती थी, यानी जो लोग निजी तौर पे लगाते थे, तो उनका क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये व्यवस्थाएं कम होती चली गई और फिर जो रैयत वाली व्यवस्था थी उसके अंतर्गत आती चली गई। रैयतों की जमीन पर नील की खेती, इसके बारे में देख लेते हैं। रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे, यानी सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिक से नगद कर्जा जो था मिल जाता था। ठीक है। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने, फसल की देखभाल करने का जिम्मा जो था काश्तकारों के ऊपर
रहता था, यानी जो जमीन वो लेते थे करने के लिए उन्हीं के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। यानी जब फसल तैयार हो जाती थी तो उन्हीं को वापस कर दी जाती थी, तो फिर से वो अपना कर्जा दे देते थे। नील उत्पादन कैसे होता है, आगे चलते हैं। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। ठीक है, उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत ही कम थी और कर्जों का सिलसिला भी खत्म नहीं होता था, क्योंकि अगर मतलब जो ये थे एक फसल तैयार करते थे उसके बाद उसी मालिक को दे दे, मतलब जिससे कर्ज लेते थे उनको दे दिया जाता था, फिर से वो कर्ज मतलब इनको फिर से दे देता था। तो जो इनका कर्ज का सिलसिला था वो खत्म ही नहीं हो पा रहा था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया स्रोत से ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह भी थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी, यानी कुछ ऐसी फसलें होती हैं अगर जहाँ पे उगा दी जाएं जिस खेत में, तो वहां की जो ज्यादा उर्वरक क्षमता होती है वो सब खींच लेती है, तो वो जो भूमि थी वो बंजर होने लगती थी, तो वहां पे धान जो था वो नहीं उत्पादित हो पाता था। अब बात कर लेते हैं नील विद्रोह और उसके बाद आखिर धीरे धीरे करके जो नील खेती हुई उसमें क्या विद्रोह हुआ, तो ये देख लेते हैं हम लोग। मार्च सन 1862 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको कुछ उसमें जो फायदा हो ही नहीं पा रहा था। वो जो खेती जो फसल तैयार करते थे वो दे आते थे, ठीक है, उसके बाद फिर से वो कर्ज ले लेते थे, तो उनको उसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था। जैसे जैसे विद्रोह फैलता, रेतों के बागान मालिकों को लगान चुकाने में भी इनकार कर दिया। वे ताकतवर भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला जो थी जो मतलब उन्होंने तलवार भाले तीर कमान लेकर के जो फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरत अपने बर्तन लेकर के जो थी लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिक के लिए काम करने वालों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिक की तरफ से लगान वसूलने के लिए आने वाले जो थे गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो नील की खेती की कर्जा मतलब के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिक को लाठियों और लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बागान जो थे मतलब बगावत की ताकत कहाँ से मिली, इसके कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते थे, ऐसा कभी कभी ही होता है। सन 1862 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थायी जमींदारों को मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं ने नील के अनुबंधन पर जबरन दस्तखत कराए गए थे उन्हें ही नील किसानों को इकट्ठा किया गया और लाठियों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिक की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, मतलब धीरे धीरे यही हुआ क्योंकि वो ज्यादा कर ले रहे थे और जो ब्याज था वो भी दे रहे थे। तो जब वो किसान जो थे वो खेती करते थे नील की, फिर उनसे कोई उनको प्रॉफिट हो नहीं पा रहा था और ये लोग जो थे जो किसान जो थे उनको ये लोग कहते थे कि तुम खेती करो, यानी जबरन उनसे खेती करवाते थे। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे विद्रोह फैलने लगा। नील के किसानों को ये भी लगता था कि अंग्रेजी शासक जो अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। सन 1857 के बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के जो थे खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सन 1862 की सदियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में प्रेसिडेंट एस्ले इंडेन ने एक नोटिस जारी की जिससे कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों ने यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती
यानी जब इन्होंने नोटिस जारी की कि कोई मतलब किसी किसान को मजबूर नहीं करेगा नील की खेती करने के लिए, तो जो खबर फैली कि जो ब्रिटिश मतलब विक्टोरिया जो थी, रानी विक्टोरिया जो थी, ना करने का हुक्म दे दिया है। इंडियन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्यवाही को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और हत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिक की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए एक नील आयोग भी बनाया गया। इस आयोग ने बागान मालिक को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उन्हें आलोचना की। आयोग ने कहा कि दोषी पाया जाए दोषी जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की जाएगी। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। यानी उनको जोर जबरदस्ती नहीं करनी है कि आप खेती करो ही। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन जो था धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का जो है निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की जो दुर्दशा को दिखने को एक न्योता दिया। सन 1917 में महात्मा गांधी का यह जो दौरा जो है नील बागान मालिक के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो इन्होंने जब ये लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी, तो इनको जो था नील की जो दुर्दशा थी उसका इन्होंने ब्यौरा करने के लिए इनको बुलाया था सन 1917 में। ठीक है, फिर वहीं से जो था चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये है चैप्टर। इसमें जो बात कही गई है, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। तो ये थी कंडीशन, लोगों से जबरन जो था कि खेती करो नील की। तो ये चैप्टर था, इसमें यही बात कहेगी कि जो नील की खेती थी उन लोगों से, किसान लोगों से ये जबरन करवाते थे कि तुमको ये खेती करनी है। और कम जो था, क्योंकि जब वो खेती करते थे उसके बाद जितना उसमें पैदावार होता था वो सब उनको दे दिया जाता था, फिर उस पर ब्याज लेते थे। तो इनका जो ब्याज था वो सिलसिला खत्म नहीं हो पा रहा था, यानी ब्याज इन पे कभी खत्म ही नहीं हो पा रहा था। तो इससे परेशान होके किसान जो लोग थे, यानी जो नील की खेती करते थे, उन्होंने विद्रोह शुरू किया और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी की। उसके बाद जो है ये जीत भी गए, क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी उसने जब जांच की तो उसको पता चला कि हाँ ये कंपनी जो थी उसकी ही गलती थी। तो उन्होंने जो नोटिस जारी की कि किसान को आप मजबूर नहीं कर सकते खेती करने के लिए, नील की खेती करने के लिए। तो जो चंपारण आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था? सन 1917 में शुरू हुआ था। ये ध्यान रखिएगा कि जो चंपारण है आंदोलन कब शुरू हुआ था? सन 1917 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी जी जब आए थे नील का जो था बागान के मालिकों की जो दुर्दशा थी उसके बारे में देखने के लिए, जब ये दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे। तो ये चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो क्लास 8 है इसकी ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है एंड हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। आपने क्लास 6 एंड 7 की हिस्ट्री की क्लासेस देखी होंगी, उसमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं बताई गई हैं बातें, लेकिन क्लास जो 8 की हिस्ट्री है उसमें हर बातें जो है बहुत डीपली बताई गई हैं। तो क्लास 8 की जो हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी चैप्टर से सभी क्लासेस से आते हैं क्वेश्चन, ये नहीं कि क्लास 8 से ही उठाए जाते हैं, क्लास 6 से भी पूछे जाते हैं, 7 से भी आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो क्लास 8 की हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छे से समझिएगा, हर जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट है क्लियर रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि चैप्टर ये कंप्लीट होता है। कल हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, तो कल की क्लास को भी मिस मत करिएगा, अच्छे से ज्वाइन करिएगा।
डेली ये क्लास आपको जो है 5 बजे मिलती है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ जो 3 बजे की क्लास मिल रही है, उसमें हम लोगों ने ईवीएस पेडागोजी सारी कंप्लीट कर दी है सिर्फ 3 वीडियो में, तो वो भी आप ज्वाइन करिएगा। 3 घंटे की है, मतलब 1-1 घंटे की वीडियो है, तो आप देख सकते हैं आराम से 3 घंटे में आपकी पूरी ईवीएस खत्म हो जाएगी। और उसमें हम लोगों ने मॉक टेस्ट भी किए हैं उसके बाद, यानी कि जिन लोगों ने अगर पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट देख ली है, तो उससे ये फायदा हो जाएगा कि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन को देखकर। एटलीस्ट उनको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन जो है यहाँ से कैसे बन सकते हैं। तो इसलिए मॉक टेस्ट की भी क्लास आपको मिल गई होगी। कल की क्लास मैंने अपलोड कर दी थी, आपको यहीं पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो पहले आप लोग क्लास देखिएगा ईवीएस की, उसके बाद मॉक टेस्ट ज्वाइन करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही हम करके हम लोग जो आपका सीडीपी है, क्योंकि हिंदी पेडागोजी खत्म हो चुकी, ईवीएस भी हम लोग की समाप्त हो चुकी, अभी आपके पास 2 महीने हैं। सीडीपी के कुछ मैक्सिमम जो है टॉपिक हो चुके हैं, मिनिमम टॉपिक रह गए हैं, तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। ऐसे ही करके हम लोग की सारी जो सब्जेक्टें हैं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, एंड साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी क्लासेस मिलती रहे। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आती है टीचिंग से रिलेटेड आपको यहाँ से बता दी जाती है। यहाँ पे आपको पेपर 1 की प्रिपरेशन होती है एंड पेपर 2। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दोनों जो एग्जाम यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। मैथ एंड साइंस की क्लासेस आपको यहाँ से नहीं मिल सकती, लेकिन बाकी क्लासेस आपको सारी मिलेंगी। जो पेपर 1 में आपका है, मैथ हो गया, मैथ पेडागोजी है, ठीक है, मैथ पेडागोजी जो होती है वो आती, हिंदी पेडागोजी हुई, ईवीएस है, सीडीपी है, वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। पेपर 2 में आपका सीडीपी सेम रहता है, हिंदी भी सेम रहती है, बाकी सोशल साइंस रहा क्योंकि 60 नंबर का आता है, तो वो आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन आपकी यहाँ से हो सकती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बीपीएससी की भी क्लासेस आपको मिलती हैं 2 बजे, तो वो भी आप लोग ज्वाइन करिएगा अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा। कल की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर बड़ा था, ठीक है, तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें यही बात कही गई है कैसे जो अंग्रेज लोग थे, लोगों को मतलब विद्रोह, अपनी वो मेन मकसद उनका यही था कि उनकी जो कंपनी थी उसको फैलाना चाह रहे थे, यानी अधिक वो धन कमाना चाह रहे थे। कम कीमत पर वस्तु को खरीद करके अधिक दुगनी कीमत पर वो बेचना चाह रहे थे। फिर क्या हुआ, जब वहां से जो रोजगार था वो इतना नहीं फैला, तो उन्होंने नील की खेती शुरू करवा दी, और नील की खेती करने के लिए जबरन लोगों को मजबूर करने लगे। तो किसानों ने उसके खिलाफ विद्रोह पैदा मतलब विद्रोह शुरू कर दिया। तो ये मतलब रहा। बाकी जो चंपारण आंदोलन है कब से शुरू हुआ, सन 1917 ईस्वी से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। साथ ही साथ कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।